अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर वफ़ा है और मैं मेडिकेयर कार्डियक एंड जनरल हॉस्पिटल की तरफ से पेश की जा रही इस पॉडकास्ट में आपकी मेज़बान हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ईद उल अज़हा नज़दीक है और ईद उल अज़हा के ऊपर जो है वो जब बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं सब लोग, तो उसकी वजह से बहुत सारे दिल की बीमारियाँ और दिल के अमराज, बीपी के मसले, कोलेस्ट्रॉल के मसले बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। तो उन मसलों पे रोशनी डालने के लिए आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल रशीद को। डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल रशीद जो हैं वो प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं मेडिकेयर कार्डियक एंड जनरल हॉस्पिटल में, लाइफ मेंबर और जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग के। ये एक्स ट्रेजरर हैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के। फेलो हैं इंडो यूरोपियन कोर्स ऑफ रीवैस्कुलराइजेशन के। लाइफ मेंबर पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के, लाइफ मेंबर हैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के, और हाल ही में इनको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग की तरफ से। वेलकम सर, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर थोड़ा सा आप बताएं कि कार्डियोलॉजी से रिलेटेड या दिल के अमराज से रिलेटेड मेडिकेयर कार्डियक एंड जनरल हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त क्या क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं? शुक्रिया बहुत बहुत। यहाँ जब से हमने ज्वाइन किया है हमें तकरीबन 8 महीने हुए हैं। इससे पहले मैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिसीज़ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। जो चीज़ मैंने यहाँ पे देखी इसमें तकरीबन माशाल्लाह से तमाम की तमाम फैसिलिटी जो किसी भी हॉस्पिटल में होती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे आप कहते हैं जैसे ही मरीज़ अगर दिल का आता है तो उसको सबसे पहले तो इमरजेंसी की ज़रूरत होती है, जो यहाँ पे वेल ट्रेन आपके पास स्टाफ मौजूद है जो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को हार्ट अटैक के मरीज़ों को फ़ौरन कैटर करता है। अगर उसको किसी भी इमरजेंसी मेडिसिन की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है या इमरजेंसी कोई भी प्रोसीजर करने की ज़रूरत पेश आती है, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पेश आती है या एंजियोग्राफी की ज़रूरत पेश आती है, वो फौरी तौर पर हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास जो है ना इस कैथ लैब के अंदर तमाम के तमाम वो तमाम फैसिलिटी अवेलेबल है जो किसी भी कैथ लैब में पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर अवेलेबल है, ताकि हम कोई भी अगर मरीज़ खुदा न खास्ता दिल के मर्ज़ के साथ हमारे कार्डियक जनरल हॉस्पिटल में आता है, जिसे हम हार्ट सेंटर आप कहते हैं, तो वो पुरसुकून तरीके से एतमाद के साथ आ सकता है, उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिल जाता है। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको इमरजेंसी नहीं है बस चेकअप कराना आना चाहता है, तो जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ या इन्वेस्टिगेशंस हैं जो किसी भी कार्डियक सेंटर में अवेलेबल हैं वो तमाम की तमाम हमारे पास मौजूद है, जिसमें ईटीटी, ईको, होल्टर, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर और एक कैथ लैब मौजूद है। अगर किसी मरीज़ को कोई भी प्रोसीजर करवाना है जो इलेक्टिव प्रोसीजर कहलाता है, जैसे एंजियोप्लास्टी की बात है, वेल्वर की बात है, तो वो भी प्रोसीजर यहाँ पे आसानी से होता है। किसी मरीज़ को खुदा न खास्ता अगर सर्जरी की ज़रूरत पेश आती है, चाहे वो वेल्वर सर्जरी हो, चाहे वो बाईपास सर्जरी हो, चाहे वो दिल के सुराख की सर्जरी हो, वो फैसिलिटीज़ भी इस हार्ट सेंटर मेडिकल हॉस्पिटल में अवेलेबल है। ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा सर, क्वेश्चन ये था, जैसे कि अब अभी मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि ईद उल अज़हा अब करीब आ रही है, तो क्या क्या ऐसी बीमारियां हैं इस वक्त जो कि ईद के गुजरने के फ़ौरन बाद जो है वो पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं कार्डियक से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं? देखिए बात यह है कि यहाँ पे कहा जाता है एतदाल के साथ चीज़ लेना, मगर जब बात एतदाली होती है तो उससे मसले हो सकते हैं। हमारे यहाँ जो मसला ये है कि जी जब जानवर ज़बा होता है तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि जी रोज़े जो रखते हैं वो कहते हैं जी कलेजी से हम रोज़ा अफ्तार करेंगे, ठीक है। अगर कार्डियक पेशेंट है तो उसको इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। अगर वो कार्डियक पेशेंट है तो उसको चिकनाई वाली चीज़ों से भी अवॉइड करना चाहिए। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो मरीज़ों को ये तकलीफ़ होती है वो इस चीज़ को एग्जामिन नहीं कर पाते, ये समझ नहीं पाते, और सबसे कॉमन जो अलामत होती है वो सो कॉल्ड गैस की बात होती है कि जी मुझे सीने में गैस हो रही है, मैं मसला हो रहा है। अगर किसी को सीने में गैस हो रही है और वो कार्डियक पेशेंट है तो याद रखिए कि आपने फौरी तौर पर दिल के अस्पताल में, यानी कि आप हार्ट सेंटर मेडिकल हॉस्पिटल आ सकते हैं, ताकि वो यकीन से ये कह सकें और चेक कर सकें कि ये जो गैस सो कॉल्ड है वो दिल की वजह से नहीं है। चूँकि गैस का होना, सीने जलन का होना, ये कार्डियक की अलामत हो सकती हैं। तो अगर किसी को भी ऐसा मसला है तो फौरी तौर पे है। मैं ख़ास तौर पे उन तमाम लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उनका वज़न ज़्यादा है, सिगरेट पीते हैं, वाक नहीं करते हैं और उनके ख़ानदान में
ये अगर मर्ज है और उनको गैस सो कॉल्ड गैस की शिकायत होती है तो फौरी तौर के ऊपर हार्ट सेंटर मेडिकल हॉस्पिटल आएँ, ताकि उनका मुआयना करके उनको बताया जा सके, उन्हें यकीन दिलाया जा सकते हैं कि ये मसला खुदा न खास्ता दिल की वजह से तो नहीं है। सही। अच्छा सर, जो आपने अभी कोलेस्ट्रॉल की बात की, तो कोलेस्ट्रॉल से लेने से या कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा कंजम्पशन से ऐसा क्या होता है कि वो दिल की बीमारी की तरफ ले जाता है हमें? देखिए जी, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाने का मसला ये होता है कि वो तमाम के तमाम आपकी शरीयानों में जमा होता है। वो शरीयान सिर्फ दिल की नहीं, वो दिमाग की भी हो सकती हैं, वो आपके गुर्दों की हो सकती हैं, वो फेफड़ों की हो सकती हैं, वो टांगों की हो सकती हैं और मैदे की भी हो सकती हैं। तो इसलिए जो आप शरीयानों की वजह रुकावट, जैसे हम इन्फेक्शन कहते हैं, वो सिर्फ दिल का नहीं, दिमाग का भी हो सकता है, गुर्दों को भी हो सकता है, मैदे का भी हो सकता है, टांगों भी हो सकता है। और ऐसे वो लोग जो कि सिगरेट ख़ास तौर पर इस्तेमाल करते हैं या तंबाकू किसी भी सूरत में लेते हैं और वाक नहीं करते, उनमें कोलेस्ट्रॉल के जमा होने की शरह ज़्यादा होती है, उनको प्रॉब्लम होने का खदशा ज़्यादा होता है। अब इसमें यह है कि अगर आप एतदाल के साथ कोई चीज़ लेते हैं, वाक करते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, तो यकीन तौर पे आपको वह असरात व नुकसानात नहीं होंगे जो, बल्कि उन लोगों को जो चीज़ें नहीं करते उनको ज़्यादा होंगे। तो सर, जो हमारे पास दिल की बीमारियां आती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ईआर में जो रिपोर्ट होती हैं ईद के फ़ौरन बाद, उसमें कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं और उनका बर्डन कितना है? मतलब कि मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन के या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ आते हैं, या फिर एंजियोग्राफीज़ एंजियोप्लास्टीज़ की तादाद बढ़ जाती है। क्या बर्डन है उन डिजीज़ का जो कि आपने भी बताया? देखिए, बात यह है कि आप तौर पर दिल की जो ईद के लिहाज से दो तरह के मरीज़ ज़्यादा आते हैं, एक कार्डियक, एक नॉन कार्डियक। नॉन कार्डियक तो वो मरीज होते हैं जिनको उल्टी, दस्त वगैरह होती है। कार्डियक में आमतौर पे वो एक्यूट एमआई के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उन्होंने बेहिसाब बेअदली की होती है, ज़्यादा चिकने का इस्तेमाल किया होता है, और ऑलरेडी वो दिल के मरीज़ हों और उन्होंने दवाओं को मिस किया हुआ हो, या उन्होंने अपनी शुगर कंट्रोल में ना किया होगा डायबिटिक है, तो उनकी चांसेस ज़्यादा होते हैं और उनकी जो रगें बंद हो सकती हैं, जिसे हम एक्यूट एमआई कहते हैं। और एक्यूट एमआई में सबसे बड़ा मसला ये है कि वक्त पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास बहुत स्मॉल विंडो होती है। ये तकरीबन 120 मिनट की विंडो होती है। 120 मिनट के अंदर अगर आप पहुंच जाते हैं और आपकी दिल की शरीयान को खोल दिया जाता है, तो दिल के पट्टों का नुकसान बिल्कुल नहीं होता। अगर उसके बाद पहुँचें तो दिल के पट्टों का नुकसान होने का अंदेशा रहता है। इसलिए खुदा न खास्ता किसी को भी अगर सीने में जलन हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो फौरी तौर पर वो करीबी दिल के अस्पताल में, और अगर इस विक्सिनिटी में रहते हैं तो फौरी तौर पर हार्ट सेंटर मेडिकल हॉस्पिटल आएँ, ताकि खुदा न खास्ता अगर उस मसले से गुजर रहे हैं तो उसका फौरी तौर पे इलाज किया जाए। सही, सही। अच्छा सर, शुगर की आपने बात की कि शुगर भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इस सब चीज़ों में। तो अगर हम ये जो हाई कंजम्पशन कर रहे हैं बीफ की और चिकने की, कोलेस्ट्रॉल की, शुगर का क्या कैरेक्टर है या क्या रोल प्ले करती है शुगर इस चीज़ को इन्हांस करने में? देखिए, दिल की बीमारियां में शुगर, ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप आम लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि वो तमाम के तमाम जो डायबिटिक हैं उनमें 30% लोगों को ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसी तरीके से जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनमें 30% को डायबिटीज़ हो सकती है। दोनों की दोनों अनफॉर्चुनेटली आजकल अलामत नहीं होती, क्योंकि हम यकीन तौर पे ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहते हैं, और साइलेंट किलर कहने की वजह का मसला ये होता है कोई अलामत नहीं होती। अब शुगर की भी वो अलामत आमतौर पे नहीं होती जो कि क्लासिकली कहा जाता है कि जब प्यास ज़्यादा लगेगी, पेशाब बार आएगा, वजन कम होगा, तो पता ही चलता है कि जब किसी और मर्ज की वजह से अस्पताल में गया, शुगर टेस्ट की, तो पता कि 400 है या 500 है, वो कहता है जी मुझे कोई अलामत नहीं है। तो अब वो भी अलामत नहीं है। इसलिए अगर आपके पास रिस्क फैक्टर हैं, जिसको हम कहते हैं 10 ईयर्स रिस्क फैक्टर, उनको कैलकुलेट करना लाजमी है। इसलिए आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपका 10 ईयर्स रिस्क कैलकुलेट करता है और उस कैलकुलेट के हिसाब से वो आपको बताता है। तो इस लिहाज से आप सोचिए कि अगर रमज़ान के में और ईद के जो बकरीद कहलाती है, इन दोनों औकात में लोग एहतियात नहीं करते, इस वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इस वजह से उनकी शुगर बढ़ जाती है, और जब इन दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं तो उनको या तो खुदा न खास्ता फालिज हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है,
टांगें रह सकती हैं। तो एहतियात बहुत लाजिम है। उसमें एहतियात के अंदर अपनी दवाइयाँ ना छोड़ें और किसी भी अलामत की सूरत में खुद ट्रीट करने की कोशिश न करें, डॉक्टर के पास जाए या हार्ट सेंटर में आए ताकि उसका सही इलाज और सही तशख़ीस हो सके। अच्छा सर, आपने भी बताया कि एक्यूट एमआई जो आप बात कर रहे थे या मायोकार्डियल इन्फाक्शन जिसको कहते हैं, तो अगर वो 120 मिनट्स के अंदर वो पेशेंट आ जाता है तो हम उसको ट्रीट कर देते हैं और दिल के जो भी मसल्स हैं, जो पट्टे हैं, वो डैमेज नहीं होते। तो अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो वो क्या ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिससे दिल के पट्टे हम बचा लेते हैं या हम जो हमारी वॉल्स हैं, जो हमारी शारियानें हैं जो बंद हो जाती हैं, उनको खोल देते हैं? देखिए, उसकी जो सबसे अहम तरीन इलाज है आजकल जो हो रहा है और जो बड़ा सक्सेसफुल है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी की जो शरियान बंद है उसको खोल दिया जाए विद 120 मिनट, तो ना तो हार्ट डैमेज होता है और ना उसको कोई प्रॉब्लम होती है। उसका अगर रग खुल जाती है तो वो एज गुड एज ए न्यू हार्ट कह सकते हैं। अगर उसके बाद आता है तो डिपेंड करता है कितनी देर से वो पहुंचा है। जितनी देर से पहुंचेगा उतना पट्टे के नुकसान होने का अंदेशा बढ़ता रहेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि खुदा न खास्ता किसी को सीने में जलन हो, दर्द हो, गैस हो, हाथों में दर्द हो, उल्टी मतली का एहसास हो रहा हो, तो फौरी तौर पर वो इधर उधर जाने के बजाय हार्ट सेंटर पहुँचें ताकि उसका सही वक्त पर सही टाइम पे इलाज हो जाए और एंजियोप्लास्टी इसकी हो जाए। मैं आपको मिसाल से भी दे सकता हूँ कि मेरे अपने बड़े भाई तकरीबन 2 हफ्ते पहले उनको प्रॉब्लम हुआ, सही वक्त पर उनको मैं यहाँ पे लेकर आया और सही वक्त पर हमने उनकी एंजियोप्लास्टी की, तो इस लिहाज से उनका दिल सेफ हो गया, उनके जो पट्टे हैं वो मजबूत हैं, उनका दिल का जो फंक्शन है वो नॉर्मल है। तो ये होता है कि टाइम इज़ अ मैटर। दिल के अमराज में एक्यूट एमआई के अंदर टाइम इज़ अ मैटर। जितनी जल्दी पहुँचेंगे उतना सही और इलाज होगा, उतनी आपकी सेफ्टी रहेगी। सही। अच्छा सर, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ये सब जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस की, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसे क्या इक़दामात कर सकते हैं जिससे कि हम इस स्टेज पे ना ही पहुँचें कि हमें हार्ट का कोई मसला हो या एमआई हो या ऐसी कोई और कंडीशन हो? देखिए, इसमें बड़ा आसान है। हम जो कॉजेज़ हैं उनको 2 कॉजेज़ में डिवाइड करते हैं। एक तो वो कॉज जो कि आप ट्रीट नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं मॉडिफाइबल कॉजेज़, इन नॉन मॉडिफाइबल कॉज। नॉन मॉडिफाइबल कॉज में आपका जेंडर, आपकी एज और फैमिली हिस्ट्री है। बाकी जो मॉडिफाइबल रीजंस हैं या फैक्टर्स हैं वो ट्रीट किए जा सकते हैं। वज़न की ज़्यादती का होना, शुगर का होना, ब्लड प्रेशर का होना, स्मोकिंग करना, तंबाकू का इस्तेमाल करना, हिप वेस्ट रेशियो का बढ़ावा होना, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो उनको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहते हैं। अगर हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर पे तवज्जो दें तो आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते वो आपकी जेंडर है, वो आपका फैमिली हिस्ट्री है, वो आपकी जो फैक्टर, इन फैक्टर को आप चेंज, एज उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम इन चीज़ों पर आप स्मोकिंग ना करें, वॉक करें, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि मेरे पास जितने मरीज आते हैं मर्दों में तकरीबन 90% और ख़वातीन में तकरीबन 99.99% एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते। करेक्ट। उन्हें पूछा, नहीं वो जैसा मैं काम तो करता हूँ, मैं घर के काम तो करती हूँ, सुस्ती भी वो कहते हैं कि जी ये हमारा वाकई नहीं है। ये ज़रूर एक अच्छा फैक्टर है, अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको कम से कम 150 मिनट पर वीक वॉक करनी है। दौड़ कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, सिर्फ 75 मिनट पर वीक आप दौड़ लगाएं, आप इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। स्मोकिंग, अनफॉर्चुनेटली तंबाकू का इस्तेमाल आप कहें जो किसी भी शक्ल में होता है, स्मोकिंग हो, पान हो, गुटखा हो, बीड़ी हो, ख़वातीन में पाकिस्तान में कम से कम 34% ख़वातीन तंबाकू इस्तेमाल करती हैं। हमारे जो मेल हैं वो 42% इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें बीड़ी शामिल है, सिगरेट शामिल। ख़वातीन में आजकल बच्चियों में ख़ास तौर पे शीशा का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, नौजवान लड़कों में इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। वो एज ए फ़न लेते हैं जो बाद में उनके लिए मसला बन जाता है। इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है, हिप वेस्ट रेशियो को कंट्रोल किया जा सकता है, वेट को बढ़ने से रोका जा सकता है, BMI को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो आप दिल की बीमारी से बढ़ेंगे।
बात ये होती है कि लोग कहते हैं कि ये अल्लाह ताला हमें चलते हाथ पाँव रख, तो चलते हाथ पाँव उस वक्त रखेगा जब आप खुद उसकी अपने कहीं भी lifestyle बातों पर बिल्कुल एतबार अमल करें। करेंगे। बेहतरीन, ठीक है। अच्छा सर, ये जेंडर की आपने बात की, मुझे थोड़ी सी ये डिफरेंट लगी कि जेंडर में क्या डिस्क्रिमिनेशन है हार्ट फेलियर को लेके कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है या मेल्स में ज़्यादा होता है, और उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, जेंडर में मेल ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट फीमेल सफ़र करती हैं। बड़ा सा सुन के ताज्जुब हो रहा होगा आपको, इसलिए कि फ़ीमेल की जो अलामत है वो हम लोग डायग्नोस नहीं कर पाते, उनको हम इग्नोर करते हैं। वो खुद भी कुछ इग्नोर करती हैं, कुछ हम इग्नोर करते हैं। इस वजह से ख़वातीन के अंदर जो डेथ का रेशियो वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मेल। ट्रीटमेंट मेल में ज़्यादा अच्छा होता है, फीमेल में अच्छा नहीं होता, इसलिए कि वो डिलेड पहुंचती है। मेल को प्रॉब्लम होता है जल्दी पहुंच जाता है, फीमेल में नहीं पहुंचती। इसलिए हालांकि पाकिस्तान के अंदर 51% फीमेल्स हैं, लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है। उसकी वजह हम उनको इग्नोर करते हैं और वो खुद अपने आप को इग्नोर करती हैं। हमारे आप को अभी ये साइकिक है या इसको नफसाती मर्ज है, ऐसा नहीं है। उनकी अलामत को तवज्जो देनी चाहिए, उनकी इन चीज़ों को देखना चाहिए और उनकी चीज़ों को खोदना चाहिए ताकि हमें पता चले कि उन्हें डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि माँ बहुत इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, बिल्कुल, मतलब कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है ना, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और फीमेल्स का अक्सर, मैं खुद एक फ़ीमेल हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड कि फीमेल्स का अक्सर ये होता है कि वो छोड़ो, देख लेंगे, देख लेंगे जो भी होगा हो जाएगा, कर लेंगे। वो लैग करते 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 फिर वो एंड में हॉस्पिटल में ही लैंड करते हैं। और वो जो एक छोटा सा कोर्स ऑफ स्टे होता है 2 दिन का 3 दिन का, वो बड़ा होके 15-20 दिन 25 दिन आराम से हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड ऑल द फीमेल्स, जो मदर्स हैं, जो बहनें हैं, जो यंग हैं, जो ओल्ड हैं, जो भी हैं, उनको ज़्यादा एहतियात करनी है ईद पे भी, और वैसे भी अपना ख़याल रखना है किसी भी टर्म्स ऑफ कंडीशन के अंदर कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, जैसे भी हैं, एहतियात से करें। अच्छा सर, एक और मेरा ये कंसर्न था कि जैसे आप तो माशाल्लाह आपका तो बहुत बेशबहा एक्सपीरियंस है, तो एज का क्या फैक्टर है कि जो मैं ये कहूँगी कि जो सर्वाइवल होता है, ये जो हार्ट फेलियर की बात हो रही है, कार्डियक अरेस्ट की बात हो रही है, इसके अंदर सर्वाइवल रेट किस एज ग्रुप का है कि वो सर्वाइव कर जाते हैं या वो इजीली उस प्रोसेस जो हो रहा होता है कार्डियक अरेस्ट का उससे निकल जाते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अनफॉर्चुनेटली यंग एज के अंदर डेथ का रेशो ज़्यादा है, इसलिए कि उनका कोलेट्रल डेवलप नहीं हुई होती। अगर किसी यंग आदमी को हार्ट अटैक हो तो चांसेस ये होते हैं कि उसमें मोर्टेलिटी हाई होगी और मोर्बिडिटी भी हाई होगी। लेकिन ओल्ड एज के अंदर क्योंकि कोलेट्रल हो चुकी होती हैं, काफ़ी हद तक हो चुकी होती हैं, तो ओल्ड एज के लोग जो हैं वो हार्ट अटैक को बेहतर तरीके से उसको अडॉप्ट कर लेते हैं या उससे बच जाते हैं। तो इस लिहाज से क्योंकि वो अपना वक्त गुजार चुके होते हैं और कोलेट्रल होती है, इसलिए हम जो कहा जाता है ना कि आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, उसका मकसद ये होता है कि आपकी दिल की शरीयान का कोलेट्रल डेवलप किया जाए। कोलेट्रल का डेवलप हो जाता है तो अगर कोई आर्टरी बंद होती है तो कोलेट्रल तरीके से वहाँ पे ब्लड पहुँच जाता है, तो हार्ट अटैक का इतना खदशा नहीं रहता। इसलिए आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि दुनिया के अंदर जो रिसर्च है वो ये है कि अगर 60 साल से आपकी उम्र गुजर गई है तो मतलब आप उन खुश नसीब 11% में हैं, सिर्फ 11%, यानी 89% लोग 60 साल से पहले ही चले जाते हैं। तो जो 60 से क्रॉस करते हैं वो दुनिया भर में सिर्फ 11% हैं। तो अब अंदाजा लगाइए कितनी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है उन लोगों को जो कि 11% है। जिससे ज़्यादा उम्र बढ़ती जाती है उतनी परसेंटेज कम से कम होती चली जाती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस वजह से कि उन्होंने अपने आप को एक्टिव रखा। अगर आप एक्टिव रख रहे हैं, लाइफ स्टाइल को मॉडिफिकेशन को प्रॉपर रख रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेशन आपको कम से कम होंगी। लेकिन अगर आप लाइफ स्टाइल को कंप्लीट नहीं करना चाहते, उस पर अडॉप्ट प्रॉपर्ली नहीं करना चाहते, तो याद रखिए कि कॉम्प्लिकेशन के लिए तैयार रहिए। बढ़ जाएगी और कंडीशन ख़राब होगी। ठीक है। अच्छा सर, आपने कोलेट्रल बताया अभी कि कोलेट्रल, ये बेसिकली कोलेट्रल क्या चीज़ होती है? कोलेट्रल बात ये होती है, देखिए अल्लाह ताला ने दिल के अंदर 3 बड़ी शरानें दी हुई हैं और उनकी मज़ीद ब्रांचेस हैं। उन ब्रांच में होता है कि वो एक दूसरे से मिल जाती है, तो क्या होता है कि खून जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसा मतलब कोलेट्रल। उसका सबसे आम बात बता दें कि जैसे कि आप कराची का गटर सिस्टम है आपका, कि एक मेन गटर बंद हुआ तो आपने क्या किया कि एक पाइप इधर से लिया
और एक बार दूसरे अगले गटर में लगा दिया, तो ये होता है। या अगर आपको पानी है वो फैल रहा है तो एक सर्विस कोलेट्रल कहलाता है। कोलेट्रल ये होता है कि आप जहाँ चीज़ जो बंद है उसके पास से जो शरीयान है वो खुल के अंदर चली जाए, कि दिल में खरबों के हिसाब से छोटी वेन्स होती हैं, वे आर्टरीज होती है, जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं, वेन्स कहते हैं, ये उसको ड्रॉप कर लेती हैं अगर कोई मेन आर्टरी बंद हो रही हो। या आप इसे समझ लें कराची आप जा रहे हैं, पता चला जी कोई मेन रोड बंद हो गई है तो आप गली में घुस जाते हैं, तो कोलेट्रल हो गई। तो यही हमारे पास कोलेट्रल हमारे हार्ट में भी होता है कि अगर आप वॉक करते हैं तो आपकी कोलेट्रल डेवलप हो जाती है, जो हार्ट अटैक के दौरान में आपको सेव करने में काम आती है। सही, बिल्कुल सही, समझ में आ गई। अच्छा सर, वेट का क्या रोल है इसमें? मतलब आपने जैसे कहा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं हम, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो वेट होती है कि आप अपना वेट कम कर लें तो आपके सारे रिस्क खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल मैनेज हो जाएगा, बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि शुगर भी मैनेज हो जाती है वेट कंट्रोल करने से। तो एज कार्डियक डिजीज़ के अंदर वेट को कंट्रोल करने से क्या रोल प्ले करता है वो, कि वो आपकी कार्डियक डिजीज़ को प्रिवेंट कर सके? देखिए, वेट कंट्रोल करने का जो बहुत सिंपल फार्मूला है, फार्मूला ये है कि अगर आपका कद 5 फीट है तो आपको 100 पाउंड आपका वेट होना चाहिए, तकरीबन 50 kg, 45 to 50 kg होना चाहिए। और हर इंच के ऊपर अगर आपकी हड्डी पतली है तो 5 पाउंड, और मोटी चौड़ी हड्डी है तो आप 10 पाउंड वेट बढ़ा सकते हैं। ये आपको सिंपल फार्मूला में बता रहा हूँ कि आप मरीज़ का कहें भाई अगर 5 फुट 10 इंच है तो 110 या 120 पाउंड तक वो बढ़ा सकता है। इसमें वेट से सिर्फ ये एक तो टोटल वेट की बात होती है, दूसरा होता है हिप और वेस्ट रेशो की बात होती है कि आपका जो हिप्स है और जो वेस्ट है उसका रेशो रहना चाहिए 100 to 85, 100 to 89। ख़वातीन में 100 to 89, मिल में 100 to 85 रेशो रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो ये बढ़ जाएगा, उसमें चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह तीसरा जो फैक्टर होता है वेट का वो होता है BMI का। अगर BMI जो है वो आपका अगर बढ़ा हुआ है तो आपको भी चांसेस होंगे कि, और वे BMI उससे बढ़ेगा जब आपका वेट जो है वो हाइट के हिसाब से ज़्यादा हो। तो आपने हिप वेस्ट रेशो का ख्याल रखना है, आपने BMI का ख्याल रखना है, आपने टोटल वेट का ख्याल रखना है। सिंपल बात, 100 पाउंड जो है वो 5 फीट पे अलाउ है। जितना हमें वेट बढ़ता चल हाइट बढ़ती जाएगी उतना 5 to 10 पाउंड आप बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा। आप दूसरी बात ये कि आपकी जो टमी है वो टमी पेयर शेप नहीं होनी चाहिए, शेप जैसी ना हो। उसको जो है ना आप अंदर जितनी टमी अंदर रहेगी उतने चांसेस आप लिए होगा। इसलिए कि फैट जो है 2 जगह पे जमा होता है, ये तो टमी पे होता है, ये हिप पे होता है। अगर आप वॉक करते हैं तो ना हिप पे आपकी चर्बी जमा होगी ना पेट पे आपकी चर्बी जमा होगी। तो इस दोनों जगह पे आप जब चर्बी जमा नहीं होगी, जब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो यू विल बी सेफ फ्रॉम कार्डियक प्रॉब्लम्स। ओके। अच्छा सर, एक कोई भी, जैसे आपने भी कहा मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, इनमें से कोई एक ऐसा क्रूशल फैक्टर जो आप कहें कि अगर उसको अवॉइड कर दिया जाए तो रिस्क बहुत कम हो जाएगा कार्डियक अरेस्ट का? देखिए, रिस्क अगर मैं कहता हूँ, देखिए रिस्क फैक्टर में, मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर में तमाम चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर एक चीज़ आप कॉमन करें वो है एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज नहीं छोड़ते तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों मैं बहुत बड़ा दावा कह रहा हूँ? इसलिए कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, आपका हिप वेस्ट रेशियो कंट्रोल में रहेगा, आपकी टमी अंडर कंट्रोल में रहेगी, आपके हिप अंडर कंट्रोल में रहेंगे, आपकी कोलेस्ट्रॉल अंडर में कंट्रोल में रहेगा, एवरीथिंग विल अंडर कंट्रोल। तो मेजर मैं कहता हूँ कि एक्सरसाइज है जिसमें लोग तवज्जो नहीं देते और बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। सिर्फ आपने 150 मिनट पर वीक यानी हफ्ते में 5 दिन 30 से 35 मिनट वॉक करना है, और दौड़ लगा सकते हैं तो 75 मिनट दौड़ लगाएं। इज़ मोर देन एनफ आपने सेफ अपने आप को सेफ रखने के लिए, जो हम लोग नहीं करते। अच्छा सर, कोई एक फैक्टर जो अवॉइड करें मॉडिफाइबल फैक्टर्स में से, जिसके अवॉइड करने से सिर्फ जो है ना वो नुकसान? देखिए, उसमें अवॉइड करने में अगर मुख्तसर बात करेंगी, 5 वाइट घी, चीनी, सफ़ेद आटा, मैदा, चिकनाई, ये 5 एफ हैं, 5 मीठ सफ़ेद चीज़ें जो अवॉइड करें। 5 वाइट्स। उसके बाद अहम तरीन चीज़ जो है स्मोकिंग या टोबैको किसी भी शक्ल में,
फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स। अगर ये अवॉइड नहीं करते तो यू शुड बी रेडी फॉर कॉम्प्लिकेशंस। सर चुइंग वाला भी, कोई भी हो, चुइंग वाला जो टोबैको होता है, जो बिल्कुल लोग वो पान एक ही के चीज़ साथ है, खाते वो हैं, एक ही चीज़ है। वो देखिए that's the same thing. अभी वेब भी शुरू हो गया है, बहुत सी चीज़ें शुरू हो गई हैं, ये उसकी नेमल बदल नहीं है, अवॉइड नहीं कर सकते। आपने मुझे और उम्मीद आते हैं, मेरे को कहते हैं कि जी हम सिगरेट छोड़ें। मैंने कहा देखो सिगरेट अगर तुम ऐसे ऐसा छोड़ना चाहोगे ना, कभी नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। मैंने कहा आप सिगरेट छोड़ते हुए ये सोचें कि आज से सिगरेट का रोज़ा हो गया। जैसा रोज़े में आप आज से रोज़ा नहीं छोड़ते, कि तो नहीं कि आप सैरी करते रहे 12 बजे तक, फिर उसके बाद हमने बिल्कुल नहीं, तो आपने एकदम छोड़नी होती, तो रोज़ा छोड़ इसी तरह सिगरेट छोड़ेगा। और जो सिगरेट उसी तरह छोड़ते हैं जब भी छोड़ पाते हैं, वैसे नहीं छोड़ पाते। वो जो कैफीन की आजकल रिप्लेसमेंट आ रही है कि वो नहीं, टैबलेट्स खा बिल्कुल लें भी और नहीं, वो कर लें, ये तो बहुत पुरानी है, वो भी बहुत पुरानी है। इसके ऊपर एक पूरी एक नया आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी आ गई है, बहुत अच्छी जगह, ई सिगरेट्स मगर और नहीं, ये उसके रेमुल बदल नहीं है, क्योंकि इसमें असल में चीज़ होती है निकोटीन और कैफीन। ये दो का नशा होता है। आपको मालूम है एक सिगरेट पे तकरीबन 4,500 केमिकल्स होते हैं एक सिगरेट में, जिनमें 386 जो हैं वो होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब जो कैंसर करवा सकते हैं। हम लोग तो लिफ्ट नहीं देते, वो कहते मैं फ़िल्टर से भी ले रहा हूँ, भाई फ़िल्टर से नहीं ले रहे तो प्रॉब्लम है उसमें, इसको आप मजाक ना समझें। तो आप सिगरेट और वाइट छोड़ दीजिए, यू विल बी ऑलराइट। ग्रेट। अच्छा सर, डाइट में कुछ रिकमेंड करेंगे आप, जो जिन लोगों को जो या तो हार्ट पेशेंट नहीं है और उस रिस्क पे हैं, या वो लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, ये 5 वाइट्स के अलावा और ऐसी मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स या और ऐसी कोई चीज़ जो डाइट में ऐड की जाए डिस्पाइट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, या अभी जो लोग ईद पे, अब ऑब्वियसली ईद पे दावतें होंगी तो खाना तो पड़ेगा, जहाँ नहीं खाएंगे वहाँ लोगों के मुंह बन जाएंगे कि क्यों नहीं खाया, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या? देखिए ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट सवाल है डाइट का। हम देखें हम वी आर नॉट डाइटिशियन, हम मोटी बात करते हैं कि भैया मीठा और चिकना मत खाओ, एक बात तो ये, लेकिन जब फिर मरीज आता है उसका अटेंडेंट पूछता है, उसका दूसरा अटेंडेंट पूछता है, बाहर जाएगा अंदर आएगा, डॉक्टर साहब ये क्या खाएं, रोटी खा लें, चाय खा लें, मीठा खा लें, ये खा लें। सिंपल बात ये है कि आपने मीठा और चिकना इस्तेमाल नहीं करना है, आपकी डाइट पे तमाम चीज़ें शामिल हों, कोई मखसूस डाइट नहीं है। जी मैं नाम नहीं लूँगा कि जी मैं फ़लाँ जूस ले लूँ या मैं फ़लाँ वो डिब्बा ले लूँ या फ़लाँ, आप वो 3400-3500 रुपये का खर्च तो कर सकते हैं, घर में नहीं बना, लेकिन आप डाइट नहीं ले सकते और घर में नहीं बना सकते। आपकी डाइट में तमाम की तमाम चीज़ें शामिल हों, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, अनसैचुरेटेड फैट भी हो, उसके अंदर प्रोटीन्स भी हों, आपके वेजिटेबल्स भी हों, फ्रूट भी हों। लाजमी नहीं है कि महंगा फ्रूट इस्तेमाल करें, जो भी सीजनल फ्रूट आपके पास अवेलेबल है वो इस्तेमाल करें। आपके वेजिटेबल तमाम की तमाम वेजिटेबल्स आपके फ़ायदेमंद हैं। गोश्त में आप लीन गोश्त, जिसे हम रेड मीट नहीं वाइट मीट कहते हैं, वो आप इस्तेमाल करें, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको रेड मीट ही खाना है तो मैं एक उनको तरीका कहता हूँ कि देखिए इसमें तमाम के तमाम में कोलेस्ट्रॉल होता है, आप उसको बॉयल कर लीजिए, बॉयल पानी फेंक दीजिए, तो जो उसमें बचेगा वो आपको इतना नुकसान नहीं देगा। देखिए आपकी डाइट में तमाम चीज़ें बैलेंस है। होता क्या है कि हमारा मरीज़ को हार्ट अटैक हुआ, घर वालों ने सबसे पहले उसका नमक बंद कर दिया, उसकी चिकनाई बंद कर दी, उसको रूखा फीका दिया। एक हफ्ते बाद वो आता है पता जी 4 kg वजन बढ़ हो गया, और पता चला कि 4 दिन के बाद उसने घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। इसका मकसद ये नहीं है कि आप खाना पीना इसका बंद कर दें, उसको बैलेंस डाइट में लेके आए। आप क्या पसंद करते हैं क्या नहीं पसंद करते हैं वो आपको डाइटिशियन बता देगा, लेकिन नमक टोटल बंद कर देना, नमक मिर्चें बंद कर देना। भाई मिर्चें जो हैं कार्डियक पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद हैं, नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि वेजो डायलेटर है वो। बिल्कुल। तो आप यदि को खोल देती हैं तो मिर्चें बंद कर दी हैं। उसकी जो उसकी पसंदीदा चीज़ उसको दें। आप तेल में खाना पकाइए, तेल जो है कोई सा भी तेल लेना है। जहाँ उसको हार्ट अटैक होता है लोगों को सबसे पहले इस्लामी तेल याद आ जाता है। अरे भाई सरसों का तेल भी इस्तेमाल करो, वो भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि सरसों के तेल में काम करना पड़ता है, औरत को इसकी भूख ख़त्म करनी पड़ती है, वो इतनी मेहनत करना नहीं चाहती, तो वो इन चीज़ों में जाना चाहती है। ऐसा नहीं करें। जो भी तेल है खड़ा चमचा ना हो, 1 चमचे तेल के अंदर खाना पकाइए, पैलेटेबल बनाइए, ताकि उसकी प्रॉपर उसको डाइट मिले। हार्ट अटैक के बाद कमज़ोर होता है, उस बेचारे को प्रॉपर डाइट दीजिए, और वही डाइट वो दीजिए जो आप खुद भी खा सकें। ये ना समझें कि जो क्या नाम है अछूत की तरह
अलग से खाना बना रहे हो मरीज़ को तो अलग खाना दे रहे हैं और ख़ुद लोग अब वही चीज़ें खा रहे हैं, तो आपका वो बाप है, आपका वो शौहर है, तो अगर आप एहतियात नहीं करोगे तो कल को आपके बच्चों को प्रॉब्लम होगी, इसलिए कि वो तो खून एक ही है। तो आपने प्रॉपर डाइट लेनी है और आपको जो चीज़ पसंद है डाइटिशियन डिस्कस कीजिए, वो आपको बता देगा आपको कोमोर्बिड है, डायबिटीज़ है, खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो ये तमाम चीज़ें वो आपको मद्देनजर रखते हैं आपको डाइट बता देगा। तो हमारी तरफ से हम कहते हैं मोटी बात, मीठा और चिकना मीठा और चिकना बंद करना है। और तमाम चीज़ें शामिल होनी चाहिए डाइट में। सही सर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया यहाँ पे और हमें इतनी अच्छी अच्छी और मुफीद बातें बताएं जिसका हमें आगे अभी ईद पे भी और ईद के बाद भी इंशाल्लाह ताउम्र जो है ना उसका बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। और जैसे कि आप सब लोगों को सर ने बताया, हम ये ख्वाहिश करते हैं कि आप जो है वो खुश रहें और सेहतमंद रहें। किसी भी किस्म की कोई भी दिल की परेशानी हो या दिल का प्रॉब्लम हो तो सर मौजूद हैं, सर के पास आइए और अपना ट्रीटमेंट जो है वो करवाइए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। अल्लाह हाफ़िज़।